गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में और स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। प्रोसेस कहने का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप। किसी भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए स्टेप का जो सीक्वेंस होता है उसी को प्रोसेस कहा जाता है। और प्रोसेस हमेशा एक सीक्वेंस में होना चाहिए, कभी भी डिसऑर्डर्ड वे में नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में टोटल 4 स्टेप हैं। इन 4 स्टेप को परफॉर्म करने के बाद ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है, जिसमें से सबसे पहला स्टेप जो है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड, ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। थर्ड, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। एंड फोर्थ, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इन्हीं 4 स्टेप को कंप्लीट करने के बाद हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है। आगे हम लोग इंडिविजुअली पढ़ेंगे हर एक स्टेप में कौन सा स्टेप में कौन सा वर्क किया जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट से, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में जो फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में पहले सबसे पहले टोटल वर्क को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको छोटे छोटे डिफरेंट वर्क में डिवाइड किया जाता है। टोटल वर्क को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में डिवाइड करने का, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट करने का काम जो है फर्स्ट स्टेप में किया जाता है। जैसे देखिएगा इसमें फर्स्ट पॉइंट, द स्टेप द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजिंग का जो सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क है। एट दिस स्टेज द टोटल वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एक्टिविटीज़। फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में जो कंपनी का टोटल वर्क है उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट किया जाता है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमको टेलीविज़न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाना है, टेलीविज़न मैन्युफैक्चरिंग करने का कंपनी खोलना है, तो उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल खरीदना, परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट खरीदना, प्रोडक्शन, स्टॉकिंग ऑफ गुड्स, रिसर्च, एडवर्टीजमेंट, सेल्स, फाइनेंशियल अरेंजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, अरेंजमेंट ऑफ एम्प्लॉय। ये सारा एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे तब जाके एक टेलीविज़न को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग के फर्स्ट प्रोसेस में जो है टोटल वर्क को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट करने का काम या डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बांटने का काम किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सेकेंड स्टेप जो है ऑर्गेनाइजिंग का, ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। फर्स्ट एक्टिविटी में या फर्स्ट स्टेप में जो हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट करते हैं टोटल वर्क को, उनमें से जो सिमिलर नेचर का एक्टिविटी होता है उनका एक ग्रुप बना करके उनके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाने का काम जो है सेकेंड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में किया जाता है। जैसे इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या किए थे कि टोटल वर्क को डिफरेंट एक्टिविटीज में कन्वर्ट किए थे। फर्स्ट स्टेप में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चर पार्ट, प्रोडक्शन, स्टॉकिंग ऑफ गुड्स, रिसर्च, एडवर्टीजमेंट, सेल्स, फाइनेंशियल अरेंजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, अरेंजमेंट ऑफ एम्प्लॉय, ये सारा एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट किए टोटल वर्क को। फिर उसमें से इन एक्टिविटीज़ में से जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटी है, जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट, दोनों सिमिलर नेचर की एक्टिविटी है, दोनों परचेज से रिलेटेड काम है। तो इनका एक ग्रुप बना करके इनके लिए एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट बनाने का काम जो है सेकंड स्टेप में किया जाता है। तो इन दोनों का ग्रुप करके इनके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाएंगे, परचेज डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन, स्टॉक और रिसर्च, ये दोनों तीनों जो है सिमिलर नेचर का काम है, तो इनको ग्रुप करके इनके लिए एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट बनाएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उसी तरीके से एडवर्टीजमेंट और सेल जो है सेम नेचर का वर्क है, तो इनके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना देंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। फाइनेंशियल अरेंजमेंट और मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, ये दोनों जो है फाइनेंस से रिलेटेड काम है, तो इनको एक ग्रुप बना करके इनके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाएंगे और उसका नाम देंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो ऑर्गेनाइजिंग के सेकेंड स्टेप में जो है सिमिलर नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ को ग्रुप करना, उनके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट बनाना सेकेंड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग होता है। इसके बारे में और पढ़ते हैं हम लोग डिटेल में। At this stage, the activity of a same nature are grouped together and assigned to a particular department. सेम नेचर के एक्टिविटीज़ को ग्रुप करके उनके लिए एक असाइनमेंट का फॉर्मेशन करना सेकेंड स्टेप का काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, द डिपार्टमेंटेशन और ग्रुपिंग ऑफ जॉब कैन बी डन बाय ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट वे। द मोस्ट कॉमन टू वेजेस आर। हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो डिपार्टमेंट बनाने का काम करता है, डिपार्टमेंटेशन करता है, तो उनका अपना अलग अलग तरीका होता है। सब अपने अपने तरीके से डिपार्टमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। उनमें से जो सबसे टू कॉमन वे है या सबसे दो पॉपुलर तरीका है डिपार्टमेंट बनाने का, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें से सबसे पहला आता है फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन
और दूसरा है डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन जो होता है, इसमें जो डिपार्टमेंट बनाने का काम किया जाता है, डिपार्टमेंटेशन किया जाता है, तो उनके फंक्शन के बेसिस पे, जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे काम के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स से रिलेटेड जितना भी एक्टिविटी है उसके लिए सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग से रिलेटेड जितना एक्टिविटी है, जितना फंक्शन है उसके लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस से रिलेटेड सारे एक्टिविटीज़ के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट। मतलब फंक्शन के बेसिस पे अगर हम लोग डिपार्टमेंट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको बोला जाता है फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। वही दूसरी ओर सेकंड जो है डिविजनल डिपार्टमेंटेशन, तो वैसा कंपनी जो एक से ज़्यादा तरीके का प्रोडक्ट बनाता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी बनाता है, स्टेशनरी प्रोडक्ट भी बनाता है, टेक्सटाइल का भी फॉर्मेशन करता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी बनाता है, तो ये लोग जो डिपार्टमेंटेशन करते हैं वो प्रोडक्ट के बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाते हैं। मतलब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट, टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, स्टेशनरी प्रोडक्ट के लिए स्टेशनरी डिपार्टमेंट। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट जब डिपार्टमेंटेशन किया जाएगा तो वो हो जाता है डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। तो वैसा कंपनी जो एक से ज़्यादा तरीके का प्रोडक्ट बनाते हैं उन लोग फंक्शनल और डिपार्टमेंटेशन को ना फॉलो करके डिविजनल डिपार्टमेंटेशन को फॉलो करते हैं, और वो लोग जो डिपार्टमेंट बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। इन दिस मेथड जॉब रिलेटेड टू अ कॉमन फंक्शन आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट। फंक्शनल डिपार्टमेंट में जो है सेम तरीके का फंक्शन के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाते हैं। एग्जांपल के थ्रू इसको देखिएगा। ऑल द जॉब रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। वो सारा काम जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा उसके लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाएंगे। एंड दैट जॉब रिलेटेड टू सेल्स आर ग्रुप अंडर सेल्स डिपार्टमेंट। और वो सारा काम जो सेल्स से रिलेटेड होगा उसके लिए सेल्स डिपार्टमेंट का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। इन अ केस organization is producing more than one type of product then they prefer divisional departmentation। वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो एक से ज़्यादा तरीके का प्रोडक्ट बनाते हैं वो फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन को ना फॉलो करके डिविजनल डिपार्टमेंटेशन को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अंडर दिस जॉब रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। और डिविजनल डिपार्टमेंट में जो है एक तरीके का प्रोडक्ट के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जाता है। इसके लिए एग्जांपल देखिएगा। इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल, स्टेशनरी एंड कॉस्मेटिक। कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है टेक्सटाइल का भी प्रोडक्शन करता है, स्टेशनरी प्रोडक्ट भी बनाता है और कॉस्मेटिक भी बनाता है, देन जॉब रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग ऑफ टेक्सटाइल आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट। तब टेक्सटाइल में जितना भी फंक्शन किया जाएगा प्रोडक्ट मार्केटिंग का, प्रोडक्शन का, सेल्स का, तो वो सारा टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के अंदर आएगा। स्टेशनरी से रिलेटेड जितना भी एक्टिविटीज़ किया जाएगा वो स्टेशनरी डिपार्टमेंट के अंदर आएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन किया जाता है तो उसको बोला जाता है डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। इसको और अच्छे से समझने के लिए देखिएगा इधर। यहाँ देखिए, रॉ मटेरियल खरीदना, मैन्युफैक्चर गुड्स खरीदना या मैन्युफैक्चर पार्ट खरीदना, ये दोनों सेम फंक्शन है। तो इनके लिए एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ये तीनों सेम फंक्शन है। प्रोडक्शन, स्टॉकिंग ऑफ गुड्स एंड रिसर्च, इनके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एडवर्टीजमेंट एंड सेल, ये दोनों सेम, तो इसके लिए इंडिविजुअली मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ये दोनों फाइनेंस से रिलेटेड वर्क है, फाइनेंशियल अरेंजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, इनके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन में जब फंक्शन के बेसिस पे सारा डिपार्टमेंट का क्रिएशन कर दिया गया है, वही डिविजनल डिपार्टमेंटेशन में जो टेक्सटाइल है तो कपड़ा से रिलेटेड जितना भी काम होगा वो सारा टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में जाएगा। स्टेशनरी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना भी वर्क होगा वो स्टेशनरी डिपार्टमेंट में जाएगा। कॉस्मेटिक से रिलेटेड जितना ही वर्क होगा वो सारा कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट जब डिपार्टमेंटेशन करते हैं तो उसको डिविजनल डिपार्टमेंटेशन कहा जाता है। डिविजनल डिपार्टमेंटेशन हम लोग को मॉल वगैरह में देखने के लिए मिल जाता है। जैसे मॉल में जाते हैं तो देखते होंगे कि ग्राउंड फ्लोर पे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट रखा है, तो पूरे ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ कॉस्मेटिक का आइटम मिलेगा। मतलब उन लोग जो डिपार्टमेंट बनाया है कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट के लिए, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे देखिएगा तो सिर्फ टेक्सटाइल मिलेगा, मतलब सिर्फ कपड़ा ही फर्स्ट फ्लोर पे मिलेगा। सेकंड फ्लोर पे जाइएगा तो कॉस्मेटिक स्टेशनरी हो गया, तो वहाँ पर आपको सिर्फ
स्टेशनरी का डिपार्टमेंट मिलेगा, सारा स्टेशनरी आइटम होगा। उसके ऊपर जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मिलेगा, वहाँ पे मोबाइल गैजेट लैपटॉप वगैरह मिलेगा। उसके ऊपर और जाइएगा तो उसके लिए अलग से शूज़ डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे आपको सिर्फ शूज़ मिलेगा, मतलब फुटवेयर डिपार्टमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट जब हम लोग डिपार्टमेंटेशन करते हैं तो उसको बोला जाता है डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। तो सेकंड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग देखें कि सिमिलर नेचर ऑफ वर्क के लिए सिमिलर नेचर का जो एक्टिविटी है उसको ग्रुप करके उनके लिए एक असाइनमेंट का क्रिएशन किया जाता है ऑन सेकेंड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट स्टेप हम लोग पढ़ते हैं थर्ड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड स्टेप जो ऑर्गेनाइजिंग का है वो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। एक बार जब हम लोग डिपार्टमेंट बना लेते हैं, डिपार्टमेंट का क्रिएशन कर लेते हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए हर एक इंडिविजुअल जितने लोग कंपनी में काम कर रहे हैं उनका कंपनी में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, वो कंपनी में किस पोस्ट पे काम करेंगे, ये सारा चीज़ का जो डिसीजन लेने का काम होता है वो थर्ड स्टेप में होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ में। मतलब लोगों को उनका ड्यूटी असाइन करना, उनको ड्यूटी देना थर्ड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग होता है। इसको पॉइंट वाइज देखते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है एट दिस स्टेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल और पोस्ट इज डिसाइडेड। थर्ड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में जो हर एक व्यक्ति का कंपनी में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो किस पोस्ट पे काम करेंगे इस चीज़ का डिसीजन लिया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, द परचेज मैनेजर इज गिविंग द टास्क ऑफ परचेजिंग ऑफ गुड्स। परचेज मैनेजर को जो है गुड्स से परचेज करने का काम दिया जाएगा, गुड परचेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा। सेल्स मैनेजर विल बी गिवन द वर्क ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। सेल्स मैनेजर को गुड्स सेल्स करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी। एडवर्टाइजिंग मैनेजर विल बी गिवन द वर्क ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइजिंग मैनेजर को एडवर्टाइजमेंट करने का काम दिया जाएगा। इन द सेम वे फाइनेंस मैनेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग फाइनेंशियल अरेंजमेंट। उसी तरीके से जो है फाइनेंस मैनेजर को फाइनेंशियल अरेंजमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा। तो कंपनी में लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी और पोस्ट का डिसीजन लेने का काम जो है थर्ड स्टेप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हाइल असाइनिंग दिस ड्यूटी इट इज इम्पॉर्टेंट टू मैच द नेचर ऑफ वर्क एंड कैपेबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम द वर्क इज गिवन। जब हम लोगों को उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी असाइन कर रहे होते हैं तो दो बातों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उसमें सबसे पहला है नेचर ऑफ वर्क, दूसरा है कैपेबिलिटी ऑफ पर्सन। जब लोगों को उनका ड्यूटी असाइन किया जाता है तो आप जो उनको वर्क दे रहे हैं क्या उनके कैपेसिटी के अनुसार उस वर्क का नेचर मैच करता है या नहीं। जैसे आपका बहुत बढ़िया स्किल है, बहुत बढ़िया नॉलेज है फाइनेंशियल अरेंजमेंट से रिलेटेड, आपका कैपेबिलिटी क्या होगा फाइनेंशियल अरेंजमेंट, लेकिन आपको काम दिया जा रहा है परचेज ऑफ गुड्स का, द परचेज मैनेजर आपको बना दिया जा रहा है, तो क्या कभी भी आप सही तरीके से आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाएंगे? नहीं। तो जब भी लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है तो उनके एलिजिबिलिटी कैपेबिलिटी को देख करके जिस तरीके का काम वो कर सकते हैं उस तरीके का काम उनको दिया जाता है। तो थर्ड स्टेप में रिस्पॉन्सिबिलिटी और पोस्ट का डिसीजन लेने का काम किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लास्ट और फोर्थ स्टेप जो है ऑर्गेनाइजिंग का, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। फोर्थ स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में जो है लोगों के बीच का रिलेशन इनबिल्ट किया जाता है, लोगों के बीच का रिलेशन को क्लेरिफाई किया जाता है ताकि लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन सही से हो सके। जैसे फोर्थ स्टेप में जब बताया जाता है कि आप कंपनी में किस ओहदे पे हैं, तो आपके का बॉस कौन है, आपके नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं, आप किसके सुपीरियर हैं, आपका सबऑर्डिनेट कौन लोग है, मतलब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन के बारे में जो है फोर्थ स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में बताया जाता है। और कौन लोग जो ड्यूटी असाइन किया गया, आपको परचेज मैनेजर बनाया गया है तो आपको परचेज से रिलेटेड सारा काम कीजिएगा, उसके बाद उसको रिपोर्ट कीजिएगा अपने हायर अथॉरिटीज़ को, अपने सीनियर को कि परचेज से रिलेटेड इतना काम हुआ है। तो इसमें दो तरीके का वर्क होता है, पहला तो रिलेशन इनबिल्ड करना सुपीरियर सबऑर्डिनेट का, और दूसरा जितना भी वर्क आपके द्वारा किया गया है उन सारे को रिपोर्ट करने का काम। इसको पॉइंट में देखते हैं, पॉइंट में क्या दिया है, एट दिस स्टेज व्हेन 2 or more than 2 person work for the attainment of common goal their interrelationship must be defined। जब दो या दो से अधिक लोग कॉमन गोल के लिए काम कर रहे होते हैं, समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहे होते हैं, तो उनके बीच का रिलेशन जो है क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ताकि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे। यहाँ रिलेशन कहने का मतलब है, जहाँ पे सेकंड पॉइंट में देखेगा एवरीबॉडी शुड नो हु इज हिज सुपीरियर एंड हु इज हिज सबऑर्डिनेट।
ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सारे लोगों को पता होना चाहिए कि उनका सुपीरियर कौन है और उनका सबऑर्डिनेट कौन है। सुपीरियर करने का मतलब उनका बॉस कौन है और सबऑर्डिनेट मतलब उनके अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं। ऐसे एग्जांपल के थ्रू देखेगा, द परचेज मैनेजर विल बी द सुपीरियर फॉर ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। परचेज मैनेजर जो है परचेज डिपार्टमेंट में सारे एम्प्लॉय जो काम करें उनके लिए सुपीरियर है, उनका वो बॉस है। दे विल रिसीव ऑर्डर फ्रॉम हिम एंड विल रिस्पॉन्सिबल टू हिम। उन लोग जो भी ऑर्डर रिसीव करेंगे परचेज मैनेजर से करेंगे और परचेज मैनेजर के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। वो लोग अपना ड्यूटीज़ का जो है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिपोर्टिंग जो है परचेज मैनेजर को करेंगे। वैसा तो नहीं कि आप काम कर रहे हैं परचेज डिपार्टमेंट में, आपको सेल्स मैनेजर आकर के ऑर्डर दे रहा है और सेल्स मैनेजर आपसे आके पूछ रहा है कि आज आप लोग कितना काम किए हैं, कितना गुड्स का परचेजिंग हुआ, कितना गुड्स का परचेजिंग बाकी है। तो फोर्थ स्टेप में लोगों का उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है उसका रिपोर्टिंग करना और लोगों के बीच में इंटर रिलेशनशिप सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन बिल्ड करने का काम किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में इतना ही। इसको एक बार हम लोग बढ़िया से देख लेते हैं, एक ओवरव्यू। जैसे यहाँ देखिएगा, फर्स्ट स्टेप में टोटल वर्क और एक्टिविटीज़ में डिवाइड करने का काम किया जाता है। सेकंड स्टेप में उन एक्टिविटी में जो कॉमन नेचर के एक्टिविटी है, कॉमन नेचर है, उनका ग्रुप करके एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जाता है। डिपार्टमेंट भी दो तरीके से बनाया जाता है, फंक्शनल और डिविजनल। फंक्शनल में फंक्शन के बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाया जाता है और डिपार्टमेंटेशन किया जाता है, और डिविजनल डिपार्टमेंटेशन में जो है ऐसा कंपनी जो एक से ज़्यादा तरीके का प्रोडक्ट बनाता है तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट उन लोग डिपार्टमेंटेशन करता है, तो डिविजनल डिपार्टमेंटेशन हो जाता है। थर्ड स्टेप में जो है लोगों का कंपनी में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा और कंपनी में वो किस पोस्ट पे काम करेंगे, इस चीज़ का डिसीजन लिया जाता है। इस चीज़ का डिसीजन लेते समय कंपनी को दो बात इंपॉर्टेंट रखना होता है कि आप जिसको काम दे रहे हैं वो उस काम के लिए योग्य है या नहीं, मतलब नेचर ऑफ वर्क और कैपेबिलिटी ऑफ पर्सन दोनों मैच होना चाहिए। वो अगर उस वर्क के लिए एलिजिबल है तो उसको वो वर्क का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा, नहीं तो किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप और लास्ट स्टेप है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में लोगों को जो ड्यूटी असाइन किया गया है वो अपने ड्यूटी के बारे में किसको रिपोर्टिंग करेंगे, इसका डिसीजन लिया जाता है। और इसका डिसीजन लेने के लिए लोगों के बीच में सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन इनबिल्ड किया जाता है। मतलब आपका कौन सुपीरियर होगा और आपका कौन सबऑर्डिनेट होगा, आपके अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं और आपका बॉस कौन है, इस चीज़ का रिलेशन इनबिल्ड किया जाता है। इसके पीछे का रीज़न होता है कि लोगों में कोऑर्डिनेशन सही ढंग से हो। जैसे आपको पता है कि हम परचेज डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो हमको जितना भी ऑर्डर रिसीव होगा परचेज मैनेजर से होगा। सेल्स मैनेजर हमको किसी तरीके का कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, हम सेल्स मैनेजर के लिए किसी तरीके का रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इससे कॉपरेशन बना रहता है। तो लास्ट स्टेप में किसको रिपोर्टिंग करना है अपने वर्क के बारे में और आपका कौन सुपीरियर है कौन सबऑर्डिनेट है, इस चीज़ का डिसीजन लेने का काम जो फोर्थ स्टेप में किया जाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने तरीके का होता है। थैंक यू।